हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में मतलब लास्ट जो हमारा सेशन था हमने वहाँ पे बात करी थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में कि रदरफोर्ड की ज़िंदगी कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, मतलब फैमिली क्या था। मैंने इन फोटो को पहचानने को भी बोला था, इसमें रदरफोर्ड कौन है, अभी तक रिप्लाई नहीं आया तो मैं भी वेट कर रहा हूँ। इनके इंटरेस्ट के बारे में बात करी थी, फिर कैसे इन्होंने मैरी न्यूटन से शादी की, मतलब बात शुरू हुई इनकी, और जो भी हुआ था इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी। चलो अब हम शुरू करेंगे जहाँ पे हमने पिछले सेशन में जहाँ पे हमने रोक लगाई थी, जहाँ पे हम रुक गए थे कि इसके बाद की बातें जो वो हम अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, तो यार ऐसा हुआ कि मैकगिल यूनिवर्सिटी जो कि कनाडा में है, वहाँ पे क्या हुआ, वैकेंसी आई किसकी, तो मैकगिल यूनिवर्सिटी में, मतलब फिजिक्स डिपार्टमेंट जो मे बी शायद वो फिजिक्स डिपार्टमेंट था, तो फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे जिनकी मतलब जो रिटायर हो गए। अब देखो आपको पता होगा कि ये टाइम वो था जब कनाडा जो था वो भी ब्रिटिश का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, वहाँ पे भी ब्रिटिश रूल्स ही चलते थे, क्योंकि कनाडा आपको पता होगा कि ये भी मैनचेस्टर गेम्स में ये पार्टिसिपेट करता है। ओके, सो हुआ क्या, अब देखो यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, कौन करेगा, यहाँ पे रिक्रूटमेंट करेगा सीधा ब्रिटेन। अच्छा, ब्रिटेन रिक्रूट करता, तो ब्रिटेन ने क्या करा, जे थॉमसन से पूछा कि सर आपकी नज़र में कोई है जो कि यहाँ के ये जो वैकेंट पोस्ट हुआ है इसको संभाल सके। जे थॉमसन ने नाम सजेस्ट किया अपने रदरफोर्ड भैया का। तो चलो रदरफोर्ड साहब हमारे चले गए मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा गए ये। अच्छा, अब इन्होंने जैसे वो वहाँ के, अब तो भैया यही मालिक है ना कि अब जो भी करना है वो इन्हीं को करना है, तो ये वहाँ पे पहुँचते इन्होंने क्या किया, हेड बनने के बाद इन्होंने क्या किया, नए साइंटिस्ट लोगों को इन लोगों ने हायर करना स्टार्ट कर दिया। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स थे, जो यंग साइंटिस्ट थे, उन लोगों को इन्होंने हायर करना स्टार्ट किया। ठीक है, वेरी गुड। अब मानोगे नहीं, ये टाइम इतना खतरनाक था, मतलब इतना फटाफट यहाँ पे काम हो रहा था कि एक साल में, सिर्फ एक साल में यहाँ पे 14-15 रिसर्च पेपर निकलते थे। और रदरफोर्ड ऐसे थे, जैसे देखो हमारे में क्या होता है, जब रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च पेपर में क्या होता है, ऑथर्स के नाम लिखे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑथर, सेकेंड ऑथर। आप मानोगे नहीं, होता क्या, नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि अगर मान लो कि किसी PhD स्कॉलर ने काम कर रखा है, ठीक है, काम किया हुआ है, कभी कभी इतना होने के बाद भी ऐसा होता है कि जब रिसर्च पेपर आता है उसमें उनका नाम, जिन्होंने काम किया उसका नाम एज अ सेकंड ऑथर आता है, और जो उनके गाइड होते हैं या जो ऊपर लेवल के होते हैं लोग, वो लोग यहाँ पे अपना नाम लिखवा लेते हैं, जबकि उनका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। लेकिन हमारे रदरफोर्ड सर क्या करते थे कि जो हमारे बच्चे होते थे, जिन बच्चों ने अच्छा काम करा होता था, वो उनको प्रमोट करते थे, उनको उनका नाम जो है वो ऊपर देते थे, उनको वो क्रेडिट देते थे। इवन इनके खुद के रिसर्च पेपर जो होते थे ना, उसमें भी ये, अगर उन बच्चों का कुछ कंट्रीब्यूशन है तो उनका नाम जो है वो उसमें क्रेडिट दिया जाता, उनका नाम उसमें ऐड किया जाता था। तो ऐसे में कुछ बहुत सारे और दूसरे साइंटिस्ट भी थे। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, ये ओवन, एक फेमस ये साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे। अब देखो हुआ क्या था, जैसे आपको पता होगा, मैंने फर्स्ट इसमें ही बताया था कि रदरफोर्ड जो है वो रेडियम और यूरेनियम ये दो मटेरियल्स थे, ये जो दो आप कह सकते हो कि ये थे, मतलब जिनके साथ रदरफोर्ड जो है वो एलिमेंट्स थे जिनके साथ रदरफोर्ड काम कर रहे थे। अब क्या हुआ, इनको ओवन साहब से इनकी जान पहचान हुई। ठीक है, तो ओवन साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने थोरियम ऑक्साइड के साथ किया था ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थोरियम ऑक्साइड के साथ उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। पता क्या हो रहा था, जब ये चीज़ उन्होंने नोटिस करा, तो देखो होता क्या था यहाँ पे कि जब ये देखते थे कि करंट, आपको पता होगा वहाँ पे भी रदरफोर्ड साहब भी करंट ही मेजर कर रहे थे, तो इन्होंने जब करंट मेजर करा थोरियम ऑक्साइड के साथ, तो इनको पता चला कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम ये जो करंट है ना वो हाफ हो जा रहा था, करंट की वैल्यू हाफ हो जा रही थी। आफ्टर द सेम, उसी तरह के कुछ और टाइम के बाद करंट जो हो रहा था इसका हाफ हो जा रहा था। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती रही। जब रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी करी, मतलब इससे रिलेटेड बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, स्टडी करी, तो पता चला कि यहाँ पे ये जो हो रहा था दैट वाज हाफ लाइफ टाइम, कि हमारा हो क्या रहा है, हमारा जो एलिमेंट है वो बेसिकली धीरे धीरे डीके हो रहा है। तो यहीं से, इसी से आपका हाफ लाइफ टाइम जो है, इसकी डिस्कवरी जो है वो भी हुई थी, वो रदरफोर्ड ने और ओवन ने साथ में किया था। ठीक है, तो ये होगी हाफ लाइफ टाइम की स्टोरी। आप बस देखते जाओ कि रदरफोर्ड एक एक करके क्या क्या चीजें, कैसे कैसे चीजों को फोड़ते जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। पहले ये आया अल्फा, बीटा, गामा, अब हाफ लाइफ टाइम भी। ठीक है, अच्छा, और एक देखो, एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हुई थी, शी वाज द फर्स्ट
फीमेल साइंटिस्ट ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आप कह लो फीमेल तो थी ये, लेकिन इसके साथ ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी थे, क्योंकि रदरफोर्ड जो सर थे ना, ये अपने ग्रुप में, ये मतलब इनका ऐसा ग्रुप था जिसमें ये लड़कियों को भी काफ़ी ज़्यादा लेते थे, ठीक है। उसी में से एक साइंटिस्ट थी ये, हर नेम वाज हैरिट ब्रुक्स, ठीक है। तो हैरिट ब्रुक्स, आप अगर यहाँ पे देखोगे विकिपीडिया पे, तो सी वॉज द फर्स्ट कैनेडियन फीमेल न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, ये कनाडा की पहली न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थी, और इन्होंने भी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा काम कर रखा है। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या आई थी, इन्होंने शुरू में काम बहुत ज़्यादा किया, ठीक है, इन न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, और इवन रेडियो एक्टिविटी पे भी। पर बाद में क्या हुआ, इनको ज्वाइन करना पड़ा कुछ दूसरा, कहीं और इन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी, इनके साथ भी प्रॉब्लम हुई थी बाद में, कि क्या हुआ, बिकॉज ऑफ हर मैरिज, मतलब इस शादी के कारण क्या हुआ कि इनको वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद ये काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, तो फिर उन्होंने शादी करने के चक्कर में रिसर्च वर्क अपना छोड़ दिया था। लेकिन बाद में दोबारा से रदरफोर्ड ने वो सारे रूल्स हटा के इनको वापस लिया था, और फिर से इन्होंने अपना काम जो है वो करना स्टार्ट किया था, ठीक है। इन्होंने एटॉमिक मास वगैरह इनकी डिस्कवरी, इसके रिलेटेड भी काम किया था। इनके लिए मैं एक डिफरेंट सीरीज बनाऊंगा, डिफरेंट मतलब एक लेक्चर होगा इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो आप प्लीज उसको भी देखना, अभी आएगा वो, ठीक है। तो यही जो एच.टी. ब्रुक्स थी, इनके साथ रदरफोर्ड का ये जो काम था, द न्यू गैस फ्रॉम रेडॉन, ये एक बहुत फेमस रिसर्च पेपर जो है वो उस टाइम पे आया था। मतलब देखो है क्या, हमारे रदरफोर्ड सर ने अलग अलग तरह के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा काम किया, चाहे वो फीमेल है, यंग साइंटिस्ट है, इवन जो सीनियर साइंटिस्ट जे थॉमसन सर के साथ, सबके साथ इनका काम जो है वो काफ़ी अच्छा है। चलो, अब इनके जो रिजल्ट आए हुए थे ना, इनके जो रिजल्ट आए थे, किसके, हाफ लाइफ टाइम या इनसे रिलेटेड रिजल्ट, या हाफ लाइफ टाइम कह लो, या फिर इनका रिजल्ट कह लो किससे रिलेटेड, कि जैसे देखो हाफ लाइफ टाइम हो गया, उसके बाद आइसोटोप से रिलेटेड कुछ रिजल्ट थे। तो इनिशियली क्यूरी और जो दूसरे, क्योंकि देखो रेडियो एक्टिविटी इस पे क्यूरी का, क्योंकि यूरेनियम की डिस्कवरी जो हुई थी वो क्यूरी मैम ने ही करी थी, तो देखो अब इनका भी एक ओहदा था वहां पे। तो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो है वो इनके रदरफोर्ड के ऐसे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिनसे वो लोग इत्तेफाक नहीं रखते थे। चलो वो बात की बात है, लेकिन हाँ बाद में वो लोगों को भी मानना पड़ा कि हाँ ये जो हमारे कह रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वो काफी सही चीज कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था शॉडी, ठीक है, फ्रेडरिक शॉडी। आप कभी इसके बारे में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में इनका बहुत ज्यादा नाम आता है। तो रदरफोर्ड की एक बार इनसे बहस हुई, बहस नहीं हुई, इट वॉज अ काइंड ऑफ डिबेट ऑन इलेक्ट्रॉन पे इनकी एक बहुत मतलब इनसे एक बहुत अच्छी डिबेट हुई थी। उस डिबेट के बाद रदरफोर्ड सर ने डिसाइड करा कि नाउ आई शुड स्टार्ट वर्किंग विथ शॉडी, तो फिर उन्होंने शॉडी के साथ काम करना स्टार्ट किया। अमेजिंगली बात ये थी कि शॉडी ने, रदरफोर्ड जिन चीज़ों को फिजिकली देखते थे, मतलब फिजिक्स के वे में देखते थे, शॉडी ने उन्हीं चीज़ों को केमिस्ट्री के वे में देखना स्टार्ट करा, और ये काफ़ी मतलब डेडली कॉम्बिनेशन सा बन गया कि यार ये काफ़ी सही चीज़ है कि हाँ ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री, और इन दोनों ने साथ में मिलकर एक नई चीज़ की डिस्कवरी करी, एंड दैट वाज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब आइसोटोप्स हो गया, आइसोटोप आप सबको पता ही है, ठीक है। आइसोटोप की डिस्कवरी जो है वो वहां से स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो यहां पे शॉडी का जब आप करियर देखोगे, यहां पे आपको पता चलेगा कि इन 1900 ही बिकम्स अ डेमोन्स्ट्रेटर इन केमिस्ट्री एट मैगिल यूनिवर्सिटी। तो ये रदरफोर्ड के साथ ही आए थे। ही एंड रदरफोर्ड रियलाइज्ड दैट द एनोनिमस बिहेवियर ऑफ रेडियो एलिमेंट वाज बिकॉज दे डिकेड इनटू अदर एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिविटी किया। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट में डीके हो रहा है, एक एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दूसरे एलिमेंट में हो रहा है। इसका मतलब रेडियो एक्टिव डीके जो है इनकी डिस्कवरी में भी रदरफोर्ड का काफी बड़ा हाथ था, ठीक है। तो प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा समझ जाना। और शॉडी ने क्या किया था, ही शोड दैट द डीके ऑफ रेडियम प्रोड्यूस्ड हीलियम गैस, कि रेडियम से आपको हीलियम गैस मिल रहा है। हीलियम गैस क्या चीज होती है, याद है आपको, दैट इज 2He4, दैट इज अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो इस तरह से चीजों का मतलब चीजें जो है एक करके एक करके ऐसे करके डिस्कवरी जो उनकी स्टार्ट होगी, ठीक है। आइसोटोप्स के बारे में यही मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा फ्रेडरिक शॉडी, जो शॉडी ने जो केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री से इसको पढ़ना स्टार्ट किया था, और केमिस्ट्री के साथ इन्होंने चीज़ों को रिलेट करके इसकी डिस्कवरी करी थी। यहाँ पे आपको इनका नाम दिख रहा होगा, आइसोटोप में भी इनका नाम है। और शॉडी ने किसके साथ काम किया था, तो हमारे रदरफोर्ड भैया के साथ, ठीक है। बात समझ आ गई आपकी, ठीक है। अब देखो इतना सब जब हो गया ना, तो रदरफोर्ड ना एक टाइम के बाद मतलब ही वाज लाइक अलोन, यार मैं अकेला सा पढ़ रहा हूँ, मेरे को ना यहाँ पे अच्छा सा नहीं लग रहा, मतलब ही फेल्ट लाइक कि यार मेरे को आइसोलेशन सा हो रहा है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, फिर इन्होंने जे थॉमसन को बोला कि सर यार मेरे को मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, मैं क्या करूँ। तो जे थॉमसन ने इनको वापस बुला लिया कि आप वापस आ जाओ।
फिर ये चले गए यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर को इन्होंने ज्वाइन किया इन 1907 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर को ज्वाइन किया, और 1908 में रदरफोर्ड साहब को नोबेल प्राइज मिल गया। नोबेल प्राइज मिला किसमें? तो यहां पे अगर आप ढंग से पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1908 वाज अवॉर्डेड टू अर्नेस्ट रदरफोर्ड फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स के डिसइंटीग्रेशन की जो स्टडी थी उसमें जो कंट्रीब्यूशन था उसके कारण अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज दिया गया। मतलब जिंदगी बीत गई फिजिक्स में काम करते करते, ठीक है। नाम इनका आता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, लेकिन साहब को नोबेल प्राइज किस में मिला? तो केमिस्ट्री में। बात समझ आई? तो एंड द केमिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की केमिस्ट्री की जो स्टडी करी थी उनके लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब को नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। अब इसके बाद रदरफोर्ड साहब जो अपने एक दूसरे काम में बिजी हो गए, एंड दैट वाज द फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की पूरी कहानी, अल्फा स्कैटरिंग की पूरी कहानी जो कि वो इसके अगले पार्ट में, और इसके साथ एक चीज और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करेंगे, दैट वाज कि रदरफोर्ड साहब का ये कोट है कि ऑल साइंस इज ईदर फिजिक्स और स्टैम्प कलेक्टिंग। अब बोलोगे यार ये तो इंसल्ट मार रहे हैं केमिस्ट्री वाले लोगों के, क्योंकि केमिस्ट्री में इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका पर्सपेक्टिव जो था वो क्या था और वो क्यों था, उन्होंने ऐसा क्यों बोला था, विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। सो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताएं, ठीक है, ताकि ऐसे सेशन जो है हम लाते रहें। इसके साथ ही रदरफोर्ड के बाद हम इसके बारे में मदाम क्यूरी और ये रुंडगन सर, इनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले सेशन में। और आप मेरे को अनअकैडमी और दूसरे चैनल्स पे भी जाके, मतलब मेरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। और IIT JAM की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।